वेलकम बैक व्यूअर्स। एक दफा फिर आपको खुशामदेद। जिन्होंने अभी अभी पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ ट्यून इन किया है, हम सच के साथ का तवील दौरानिया का शो कर रहे हैं और मौजू है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो आज आवाम के साथ सवाल जवाब का सेशन किया। खसूसी सेशन था जिसमें मुख्तलिफ नौइयत के सवालात उठाए जो हमने 10 से 11 के सेशन में भी आपके सामने रखे। चाहे वो कोरोना वैक्सीन की आज पाकिस्तान आमद और बग़ैर रुतबे के यानी अमीर और गरीब के फ़र्क को रवा रखे बगैर सबको दिए जाने के सिलसिले में सवाल का जवाब भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा, उसके बाद जो 65 साल से ज़्यादा उम्र के हमारे अफराद हैं और जिनको मुख्तलिफ बीमारियाँ लाक हैं उन्हें एडमिनिस्टर की जाएगी, उसके बाद नॉर्मल हेल्थ वर्कर्स और फिर इस साल के आखिर तक पूरे पाकिस्तान की आवाम को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। रियासत मदीना जैसे मैंने कहा बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, इस्लामोफोबिया, ब्रॉडशीट तहकीकात, फॉरेन फंडिंग केस, अपोजिशन की जानिब से जो ओपन सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट की मुखालफत पे सवाल, कब्जा माफिया के खिलाफ एक्शन लेने का अज़्म, कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत रोजगार के मौके फराहम करने के लिए, फिर नया हाउसिंग स्कीम के तहत जो फोरक्लोजर लॉ के हसूल के बाद कर्जा लेना कितना आसान होगा, उस हवाले से भी सवाल का जवाब दिया। गिलगित बल्तिस्तान से भी क्वेश्चन आया जिसमें उन्होंने कहा कि टूरिज्म का पाकिस्तान का पोटेंशियल $80 बिलियन का है और उन्होंने कहा वो स्विट्जरलैंड भी देख चुके हैं और पूरा हमारा नॉर्थ यानी गिलगित बल्तिस्तान भी देख चुके हैं, हमारा पोटेंशियल उनसे ज़्यादा है, लेकिन स्विट्जरलैंड बहुत अरबा डॉलर टूरिज्म से लेता है जो कि अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से और जो हमारा सर्विसेज सेक्टर है बिलखसूस रेस्टोरेंट्स वो भी हिट हुए हैं, लेकिन उनका कहना था कि हम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स भी लेकर आएंगे, लोड शेडिंग के खात्मे के लिए भी काम करेंगे। तो बहुत से मौजूआत थे जिनका उन्होंने आज अहाता किया और साथ में ये भी जो प्रोग्राम के पहले हाफ में जैसे रऊफ हसन साहब कह रहे थे कि ये सिलसिला अच्छा है, एक अच्छा स्लूब है और इसको जारी रहना चाहिए। हम 11 से 12 के सेगमेंट में भी इसके मुख्तलिफ जावियों से इसको डिस्कस करेंगे। हमें न्यू सेट ऑफ गेस्ट ने ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक पिताफी साहब, हमारे कुलीग हैं, दोस्त हैं, पीटीवी पे प्रोग्राम करते हैं, अपना कॉलम लिखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया फ़ारूक। थैंक यू। हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं रजा रूमी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनको भी हम वेलकम करते हैं। रजा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी इजाजत से रजा लाहौर में मौजूद है, रजा से गुफ्तगू का आगाज करूंगा। जी रजा रूमी साहब क्या कहेंगे? सर बहुत से इशूज सामने आए, उनके प्राइम मिनिस्टर साहब ने जवाब दिए, एक बैकग्राउंड के साथ उन्होंने जवाब दिए। आप क्या कहेंगे? एक अच्छा तरीक़ाकार है, बहुत से आजकल इंटरेक्शन के तरीक़ाकार हैं, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज है, नशिस्त हो जाती है, आवाम के साथ टेलीफोन पे उनके सवाल के जवाब देना। योर थॉट्स रजा रूमी? जी मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी चीज हुई है। अवाम से बराह रास्त रब्ता हमेशा जरूरी होता है और एक तरह से अवाम को ये यकीन दहानी भी होती है कि उनके हुक्मरान जो हैं वो रिस्पॉन्सिव हैं और उनसे बातचीत करने में दिलचस्पी लेते हैं, डायरेक्टली उनकी आवाज़ सुनते हैं। अक्सर आपको पता है कि ऐवान इक़्तिदार में जब लोग पहुंचते हैं तो फिर उनके गिर्द जो है वजीरों मुशीरों का एक जमगठा लग जाता है और आवाम से रफ्ता 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 कट जाता है या कम हो जाता है। तो ये एक अच्छी काविश है, मगर मैं थोड़ा सा इजाफा ये करना चाहूँगा कि ये काविश और ये पहला कदम तो बहुत अच्छा है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये काम हर सतह पर, निचली सतह पर खुसूसन इसको और आगे बढ़ना चाहिए। और क्योंकि अवाम के जो मसाइल हैं वो इतने ढेरों हैं, इतने पेचीदा हैं, खुसूसन मकामी सतह के ऊपर पुलिस और महकमा माल, आबपाशी और सेहत और तालीम के हवाले से जो लोगों की शिकायत मसाइल हैं वो अब मेरे ख्याल से उनको आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है। खुसूसन मकामी हुकूमतों का जो वादा भी है, पीटीआई के मंशूर का हिस्सा है और ख़ुद वज़ीर आज़म साहब कई बार उस पर बात कर चुके हैं, जिक्र भी कर चुके हैं। तो अब मेरे ख्याल से वो वक्त है कि इसी अज़्म को आगे बढ़ाते हुए वो बल्दियाती इंतखाबात करवा डालें और ताकि ये हुकूमत जो है रियासत के जो सर्विस डिलीवरी है वो लोगों की डोर स्टेप तक पहुंच जाए। क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस आज भी और कल भी और कई सालों से ये क्राइसिस चला आ रहा है कि लोग जो हैं वो अपने आप को डिस्कनेक्टेड समझते हैं हुकूमत से या रियासत की जो सर्विसेज होती हैं, खिदमात जो होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने किया है वो अच्छा है और ये हर लेवल पर हर जगह ही होना चाहिए। वज़ीर आला को भी करना चाहिए, वज़रा को भी करना चाहिए, जो अफसरान और जो अहलकार मामूर होते हैं अवाम की खिदमत पर, उनको भी यही करना चाहिए इस मिसाल की तकलीद करते हुए। अच्छा, आपने वेल पुट अप। पिताफी आप क्या कहेंगे?
लोकल बॉडी इलेक्शंस की बात हुई, खबरें तो हैं कि लोकल बॉडी इलेक्शंस आर राउंड द कॉर्नर, सेनेट इलेक्शन के बाद वो भी होंगे। और ये जो एक नुक्ता नया लेकर आया रजा रूमी कि ये नीचे तक इसी तरह का इंटरेक्शन होना चाहिए। यू सपोर्टेड कि ये वज़ीर आला, वजीर और जो बाकी जो हमारी ब्यूरोक्रेसी, पता नहीं वो माने ना माने, लेकिन अगर ये हो तो बेहतर होगा। नहीं, पहली बात तो ये है ना कि ब्यूरोक्रेसी की जगह पे ही इज राइट कि जो लोकल गवर्नमेंट है, देखिए पाकिस्तान की जमहूरियत के 3 सतहें हैं, एक फेडरल है, एक प्रोविंशियल है और एक लोकल लेवल पे है ना। मामला ये है कि जो प्रोविंशियल है और जो फेडरल है उसका काम ये नहीं है कि वो आपकी गली के जो नालियां हैं उसको पुख्ता करे या सड़कें सही करे या कीमतों का तयन करे। इट इज़ बेसिकली द लोकल गवर्नमेंट। और हमारा मॉडल अभी तक जो रहा है वो कॉलोनियल इनहेरिटेंस का रहा है, जहाँ पे हुकूमत जितनी दूर कर दो उतना अच्छा है। कि और फिर अगर कोई गरीब आदमी आपके पास किसी मसले के लिए आए, जो पहले सिखाया जाता था कमिश्नरों को, असिस्टेंट कमिश्नरों को, कि उसको खड़ा रखो, उसको मुश्किल में डालो और फिर आसानी ना करो, राइट। तो अगर ब्यूरोक्रेसी का तो इसमें मामला ही नहीं रहता ना कि अगर सारे इदारे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हो। अब सवाल ये है कि हमारी लोकल गवर्नमेंट्स में हमेशा पख किसने डाली है? वो जो अपने आप को जमहूरियत का कस्टोडियन कहते हैं, जो इन्होंने कहा कि हमने 18वीं 19वीं तरमीम दी, हमने 73 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया, दे हैव एक्टिवली वर्कड अगेंस्ट द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। Having said that, let us come back to this idea कि ये लोकल लेवल पे क्या इस तरह के होने चाहिए। प्रैक्टिकेबल है। हाँ बिल्कुल है। देखिए ना, हम तो जिरगे वाली सोसाइटी है, हमारे यहाँ खुली कचहरी का एक कॉन्सेप्ट मौजूद है। अगर मिनिस्टर्स वगैरह और फिर ज़ाहिर बात है कि नाजिम वगैरह खुली कचहरियाँ लगा सके तो दैट विल बी ग्रेट। अच्छा, एक दो मामला जो मुझे मेरे सामने आया, और ख़ास तौर पे आपने टूरिज्म की बात की, और वो ये है कि वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पे ये पॉइंट आउट किया कि जो गिलगित बल्तिस्तान का साइज़ है वो स्विट्ज़रलैंड से डबल है जी। और स्विट्ज़रलैंड 80 अरब डॉलर सालाना जो है वो कमाता है, और हम लोग तो बिल्कुल जो है ना रेवड़ियाँ भी नहीं हमारे हिस्से में आती। तो बहुत और मज़ेदार बात यह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता अगर आप खबरें देखें, नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, लेकिन उसका जो है वो ताइफा आता है और वो आपके इसको K2 को सर करके जाता है और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, गोरे आ रहे हैं, बाकी लोग आ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपके मुल्क के अंदर जो टूरिज्म का कॉन्सेप्ट है दैट इज़ पिकिंग अप। आपको उस पर इन्वेस्टमेंट करनी है, और आजकल के ज़माने में तो बहुत कुछ हो सकता है। द प्राइम मिनिस्टर रियली एक्चुअली फ्रेम द नैरेटिव एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। या अमेरिका जाएं तो आपको पता चलेगा बहुत बड़े बड़े माइल्स अपॉन माइल्स के, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स के वो ट्रेल्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं जी। आपका गिलगित बल्तिस्तान इतनी खूबसूरत जगह है, जन्नत का टुकड़ा है। लेकिन साथ वो कह रहे थे कि जन्नत का टुकड़ा है, लेकिन 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती है। जो नहीं, कॉलर वो जो 18 वाली बात है, जो भी जाएगा वहां पर। हाँ जी। अब फरोख, अगर आप नॉर्दर्न एरियाज जाएं, वहां जाता हूं ना, मैं आपसे एक आपको हैरत होगी कि हम अभी लास्ट ईयर नारायण कागान गए, झील सैफुल मलूक कितनी खूबसूरत जगह है, लेकिन कोई सर्विसेज आपको मुहैया नहीं होती। 2 मामला, 3 मामला। एक तो ये है गवर्नमेंट का, जो आपने कहा ना कि बिजली का आना, वहाँ पे सब कुछ, उसका तो वज़ीर आज़म ने बताया कि वहाँ पे किस तरह से यूनिट्स लगाए जाएंगे और बिजली की वो तरसील होगी। मैंने बड़ा एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया तो मुझे एक बात पता चली कि पहले तो था इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मसला, अब थैंक्स टू CPEC, थैंक्स टू सो मैनी अदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अब बन रहा है, लेकिन सड़कें वगैरह के बावजूद भी फिर भी काम होना रहता है, और वो होगा। लोकल वहाँ की गवर्नमेंट इलेक्ट हो गई, इंशाल्लाह वो भी काम करेगी। साथ साथ 2-3 और चीज़ें हमारे यहाँ VCs, वेंचर कैपिटलिस्ट, मिसाल के तौर पे ऐप्स के ज़रिए अब तो दुनिया फतह हो जाती है, चांद फतह हो जाता है। तो आपके यहाँ टूरिज्म के लिए ऐप्स का बनना और फिर उनका कनेक्ट होना, सर्विसेज ऑन द ग्राउंड, बड़ा ज़रूरी है। और एक बात और है कि जब हम टूरिज्म करते हैं, झील सैफुल मलूक अगर आप गए हैं तो अब आपको वहाँ पे बिस्किट के रैपर्स उसके इर्द गिर्द मिलते हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ सिविक सेंस की भी थोड़ी प्रमोट करने की ज़रूरत है। सफाई निस्फ़ ईमान है, तो हम सारों को फॉलो करना चाहिए। PM तो अपना काम कर रहे हैं, हम भी तो करें। ठीक, मैं रजा आपसे भी जानना चाहूँगा, और भी बहुत से इश्यूज सामने आए थे, आप समझते हैं कि लोगों ने सही इश्यूज हाईलाइट किए, और जो प्राइम मिनिस्टर के जवाबात थे, जैसे पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब का कहना था कि जब रुपए की कदर ज़्यादा ना हो और हमें काफ़ी हिट पड़ी है, हमें अपनी करेंसी को डी वैल्यू करना पड़ा और एक ऐसी सतह पे लाना पड़ा जहाँ एक्चुअलाइज किया जाए और डॉलर के साथ उसको रखा जा सके। उसकी वजह से उन्होंने कहा बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, फिर कुकिंग ऑयल,
वो हम बाहर से लेते हैं। दालें 70% दालें जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं। तो महंगाई उस वक्त ये जाएगी सही मानों में जब हमारा रुपया स्ट्रांग होगा, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, वैसे वो तो कुछ सरप्लस भी हुआ था, अब नॉर्मल है, वो उसमें और एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। तो ये जो हल बताया है, ये जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बताया कि इससे अगर ये इक़दामात उठाएंगे तो ये मसला हल होगा, क्या कहेंगे आप? सही सिमत का तयन है? जी देखिए, बिल्कुल सिम का तयन तो उन्होंने किया हुआ है पहले भी। वो बहुत सारी वज़ीर आज़म साहब इस तरह की बातें जो है वो कर चुके हैं, यकीन दहानी भी दिलवाई है। लेकिन जहाँ तक महंगाई का ताल्लुक है, देखिए हमने 2-3 बड़े डिस्टर्बिंग ट्रेंड्स देखे हैं। ज़ाहिर बात है बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हुकूमत वक्त के कंट्रोल में नहीं होती। मसलन जो डॉलर की फ्लक्चुएशन या तेल जी। की इंटरनेशनल कीमत जो होती है, वो ज़ाहिरी बात है उसका असर पड़ता है। लेकिन जहाँ तक अशियाए खुर्द नोश और जिनमें आटा और चीनी के मसाइल हैं, उस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक एफआईए की एक कमेटी भी बनवाई थी, उसकी रिपोर्ट भी आई। मेरे ख्याल से वो, मैं तो आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ, ज़ाहिर बात है वो इस तरह की चीज़ें तो जल्द उनको जवाब देने होते हैं, उसमें तो शायद वो ना कह पाते। लेकिन ये वक्त आ गया कि उनके ऊपर भी मुकम्मल कार्रवाई, तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक। वो लोग जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, वो लोग जिन्होंने मसनूई तरीके से कीमतों को बढ़ाया, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आटा जो है वो हर गरीब शख्स, मिडिल क्लास शख्स, हर यानी कि अलगरज माशरे का हर तबका उसको कंज्यूम करता है। यही हाल चीनी का है। अब इन दोनों जो इतनी अहम अशिया हैं, उनकी कीमतें बढ़ गई और महंगाई का एक सबब वो भी हुआ। देखिए इसी पर तो लोग शोर मचा रहे थे। और अभी जो बिजली की कीमतें हैं वो भी बढ़ी हैं। अब ज़ाहिर बात है उसमें भी वो मसला यही है कि टैक्स बेस नहीं इंक्रीज हो रही, आईएमएफ के पास जाना है, उनकी शराइतें, मजबूरियां होती हैं गवर्नमेंट की। लेकिन ये है कि अगर वज़ीर आज़म के जो मुंतखब अरकान हैं काबीना के, उनका भी व्यू लिया जाए, क्योंकि ये अल्टीमेटली तो एक सियासी हुकूमत है, जी। अवाम को जवाबदेह होती है। तो उसमें बेहतरीन से बेहतरीन टेक्निकल मशवरे जो होते हैं, बेहतरीन से बेहतरीन टेक्निकल पॉलिसी जो होती है, वो अक्सर अवामी मफादात या सियासी जो तनाजुर होता है उसमें वो काम नहीं करती। तो फिर कुछ रास्ते निकालने पड़ते हैं। तो गालिबन ये वक्त है कि इन चीज़ों के ऊपर भी तवज्जो दें। वैसे उन्होंने जो जिसका जवाब दिया वो तो अच्छा ही दिया। देखिए वज़ीर आज़म इमरान खान की जो मुखलिसाना एक उनका जो इमेज है, वो तो बड़ा क्लियर है, क्योंकि वो इसी वजह से उनकी एक फॉलोइंग भी इतनी बड़ी है। क्योंकि वो पहले भी जब ऑपोजिशन में थे तो वो हमेशा इस तरह की बातें, अवाम की जो मकसद की बातें होती थी, मतलब की बातें होती थी, चाहे महंगाई है, करप्शन है, लूट खसूट का कल्चर है, तेल की कीमतें हैं, उसके ऊपर बहुत बात करते थे। और अब जाहिर बात है कि जब वो अब इख्तिदार में आ गए हैं तो फिर लोग भी तवक्को यही करते हैं हम्म। कि वो वाली जो उनकी एक पॉलिसी थी, एक पॉलिसी डायरेक्शन थी, उसके ऊपर वो तमाम अपने वुज़रा को, महकमों को, मिनिस्ट्रीज को और रियासत के हर जो जो पूरी मशीनरी है उसको मोबिलाइज करें। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अहम बात है। सारी बात है, महंगाई को कंट्रोल करना कोई इतनी कहना आसान होता है, वो ऑपोजिशन वाली बातें तो और होती हैं, क्योंकि तलब और हसद का मसला होता है और फिर एक बार ऊपर जाती है तो नीचे ही कम आती है कीमतें। लेकिन अभी चीनी की हालिया दिनों में कुछ कीमत नीचे आई, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी जो है सर्वेलेंस होनी चाहिए। ये जो 3-4 अहम अशिया हैं लोगों के खाने पीने ठीक की। कह रहे हैं ये और आपने। आपको अगर आपने सरकारी आदाद-ओ-शुमार देखे हो महंगाई के, इन्फ्लेशन के, जो कि जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जारी करता है, शुमारियात का जो हमारा शोबा है, इदारा ब्यूरो है। है, जी। जी। तो उसके मुताबिक जो इस वक्त तशवीशनाक बात यह है कि देही इलाकों में भी जो फूड इन्फ्लेशन है, यानी खाने पीने की अशिया की जो महंगाई है, उसमें एक इंक्रीज अपवर्ड ट्रेंड दिखाई दिया। तो ये पहले नहीं होता था। पहले ये होता था कि ये शहरों में होती थी महंगाई, क्योंकि देही इलाकों से आता था माल, वो आगे लोग हम्म। अपना चार्ज करते हैं, प्रॉफिट चार्ज करते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में मसले होते थे। तो जब देही इलाकों में आए तो फिर ये जरा सी तशवीशनाक बात हो जाती है। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि वो जो रिपोर्ट है उनकी एफआईए वाली, जितने भी मैंने उसके देखे, मुंदरजात पढ़े, वो अगर उस पर अमल दरामद हो तो बड़ी हद तक इस पर काबू पाया जा सकता आप है। समझते हैं फर्क, जी। ये पहले हाफ में भी नुक्ता उठाया था जो रजा रूमी ने उठाया कि जो शुगर पे एक जाहिर बात है जी एफआईए जी। ने इंक्वायरी की। हाँ जी। अगर
सजा मिल जाए, करार वाक़ई, तो फिर ये जो माफियाज का कार्टल्स है ये खत्म हो जाएगा। और ये आप समझते हैं कि अब इस वक्त क्योंकि पीडीएम की 31 जनवरी की तो डेट खत्म हो गई, हाँ आज जी। 1 फरवरी है, हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये चीनी, आटा, ये कीमतों में कमी लाना है। देखें, मसला जो हो रहा है ना वो ये है कि हम वाकई चाहते हैं कि एक हुकूमत हमने इलेक्ट कर दी, चाहे उसके पास जितनी अददी अक्सरियत हो पार्लियामेंट के अंदर, उसके पास जादू का चराग हो, जादू की झड़ी हो और ओवरनाइट सब कुछ हो जाए, राइट। बुखार इंसान को क्यों होता है? आप दवाई खाते हैं, बीमार है आप, और आपकी बॉडी उससे फाइट करती है और आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है क्योंकि देयर इज अ पुश बैक जी। अगेंस्ट द बीमारी। इसी तरह से आपके मुल्क के अंदर जब से हुकूमत ने कोशिश की है, मुख्तलिफ कार्टल्स, मुख्तलिफ मोनोपलीज, मुख्तलिफ माफियाज जो है वो पुश बैक करते हैं। अब उसके दो मामला, लेकिन रियासत तो उनके पुशबैक को बिल्कुल सही है, सस्टेन भी करे। लेकिन आपके रियासत के अंदर भी जो ढांचा है उसकी चूल्हे हिली हुई थी ना। अब क्या होता है कि आपने शुगर माफिया के ऊपर रिपोर्ट वो की, कोई भाई साहब उठे उनकी कार्टेल के हेड और वो चले गए कोर्ट्स, और उसकी वजह से उसका जो एक्शन था या उसकी इम्प्लीमेंटेशन थी डिले हो गई। इसी तरह से पेट्रोलियम की प्राइसेस का हुआ था, आपको याद होगा। इस वक्त आपके मुल्क के अंदर बहुत कोई माफिया मौजूद है। उसका एक साइड पे तो आप सही कह रहे हैं, गवर्नमेंट का एक्शन होना चाहिए, ठीक है, क्रैकडाउन हो गया, प्रोसिक्यूट हो गया, सजा मिलनी चाहिए। दूसरा है एक लॉन्गर टर्म में जिसको कहते हैं ट्रस्ट बस्टिंग, एंटी ट्रस्ट काम करना। और एंटी ट्रस्ट का क्या होता है कि आपके मुल्क के अंदर मोनोपलीज ना बन पाए, कार्टेल्स ना बन पाए, और उसके लिए एक इदारा मौजूद है, उसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है कि पिछली हुकूमत में बड़ा काम कर रहा था वो, और फिर एक मामला हुआ कि वो एक इदारा है जिसको कहते हैं पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, उसके ऑफिस में जाके उन्होंने रेड किया, अगले दिन से वो डिसफंक्शनल हो गया। जब इस तरह के पावरफुल माफियाज आपके मुल्क के अंदर मौजूद होंगे ना मेरे भाई, लेकिन वो तो गवर्नमेंट विल टेक सम आपकी टाइम। मैं बात काट रहा हूँ, जो रजा का नुक्ता ये था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से तवक्कुआत का जो बार है ना वो बहुत ज्यादा है। और ये और वो इसीलिए खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी शायद जब वो अपोजिशन में थे जो बयानात दिए थे, शायद उस वजह से भी बहुत रेज हो चुका है। लेकिन दो बातें, देखिए आज पीसीबी के हवाले से भी उनसे सवाल हुआ, बहुत अच्छा तो ये हुआ। आप तो जबरदस्त क्रिकेटर रही हैं, बिल्कुल ये सही। पीसीबी क्यों नहीं बहुत अच्छा काम कर रहा? और जो बात है ना मेरे भाई, वो ये है कि तमाम इदारे बेसिकली आपकी पूरी सोसाइटी का जो है ना वो होते हैं, आईनादार होते हैं। जी जी। और मामला ये है कि वज़ीर आज़म तो अपना काम करे। एक तो ये है कि एक्सपीरियंस भी कोई चीज़ है, ख़ासतौर पे अभी उनके पास डोमेन एक्सपीरियंस है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अच्छी बात ये की कि उन्होंने ये रब्ता शुरू कर दिया। पता है क्या हुआ, मैं सोच रहा था मियाँ नवाज शरीफ को कि अगर वो कर रहे होते या दीगर जो हजरात गुजरे, साबिक वज़ीर आज़म, वो कैसे कम्युनिकेट करते, ठीक है। और यहाँ पे हमारा पीएम था जो जिसको फुल टॉस बॉल कराई जाती है और वो छक्के लगा रहे, राइट। He has nothing to hide. He can talk and talk for hours, right? और मेरे ख्याल में जैसे जैसे ये फॉर्मेट आगे बढ़ेगा, मैं सलाम करता हूँ उसको जिसने ये सोचा कि ये फॉर्मेट होना चाहिए। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वज़ीर आज़म का राब्ता और बढ़ेगा, हिचकिचाहट निज़ाम के अंदर जो होती है कि फ़लाँ सवाल हो, फ़लाँ चीज़ हो, वो बिल्कुल नहीं रहेगी और इतना खुल के बातें होंगी कि आपको मज़ा आएगा। प्राइम मिनिस्टर का अवाम से कम्युनिकेट करने से ही पता चलेगा कि पीसीबी कैसे रिफॉर्म हो सकता है, अवाम को पता चलेगा पीआईए कैसे रिफॉर्म हो सकता है, राइट। तो अभी ये है कि आप कहते हैं कि एक वजीर आज़म जो 22 करोड़ की अवाम है उसकी तमाम गलतियां ख़त्म कर दे, लेकिन भाई आपको और मुझे भी तो अपनी चोरियां रोकनी पड़ेंगी। जो रात के 3 बजे या रात के 12 बजे हम जो इशारे तोड़ देते हैं गाड़ियों के ट्रैफिक के, अच्छा आपके और मेरे इलाके में बहुत सारे लोग मीटर स्लो करा लेते हैं और हमें पता होता है, हम कुछ नहीं करते। उन तमाम चीज़ों को भी तो कुछ करना होगा ना, हमारी जिम्मेदारी का है। वो तो आपकी बात ठीक है ना। ये आपकी वजह से मैं रजा आपसे जानना चाहूंगा, जो ये पिताफी साहब ने बात की, आज प्राइम मिनिस्टर साहब से भी जब रियासत मदीना के हवाले से सवाल हुआ कि रियासत मदीना का जो आपने कॉन्सेप्ट दिया, बैसियत मुसलमान तो हमारे लिए ज़ाहिर बात है उससे बड़ी वेलफेयर स्टेट तो है ही कोई नहीं, और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना हम पर लाजिम है। सवाल ये था कि आपने जो कॉन्सेप्ट दिया है, अब जो भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लोग कहते हैं जी ये रियासत मदीना में तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, तो उन्होंने कहा कि जी ये स्विच ऑन ऑफ नहीं हो सकता, ये एक प्रोसेस है। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या कहेंगे आप, एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, इस पे अमलदारी करने के लिए ज़्यादा रफ्तार की ज़रूरत है, ज़्यादा अज़म की ज़रूरत है,
या इसमें वक्त लगेगा? लेकिन जैसे अब एक हमारी आईन में मुकर्रर मुद्दत है 5 साल, 2.5 साल गुजर गए। आप लोगों को आज भी प्राइम मिनिस्टर साहब ये तलकीन करते हुए सुनाई दिए कि आप सब्र करें, इसके नताइज निकलेंगे जो हमारी पॉलिसीज हैं। आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने बहुत सारे सवाल पैक कर दिए। मैं इनसे पहले कि मैं इनका जवाब दूं, बात जो अभी आपकी पहले बात हो रही थी, मैं उस पर एक कमेंट करना चाहता हूं जी प्लीज। कि ये बहुत अच्छी बात है कि वजीर आजम साहब का डायरेक्ट रब्ता हो रहा है अवाम के साथ, और इसको जारी रहना चाहिए। मैं इस हद तक बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। लेकिन क्या इसके कोई बड़ी सिस्टेमिक या निजाम की तब्दीली आ जाएगी? मेरे ख्याल से नहीं। उसके लिए मैं फिर से दोबारा यही अर्ज करूंगा कि इसके लिए इदारे हैं हमारे, वो इदारे जो अवाम की खिदमत पे मजबूर हैं या जिनका फर्ज है अवाम की खिदमत करना, सेहत के शोबा हो गया, जी तालीम का शोबा हो गया, या पुलिस जो है डिपार्टमेंट्स हो गए सूबों में, या महकमा माल, जहां से आप कोई सर्वे देख लीजिए, कोई डाटा उठा लीजिए, आपको ये 3-4 शोबे जो हैं लोगों की, या ओम्बड्समैन जो हैं हमारे मोहतसिब, उन्हीं का रिकॉर्ड देख लीजिए, तो लोगों की सबसे ज्यादा शिकायत होती हैं इन्हीं महकमों की बाबत, या फेडरल लेवल पे वापडा से होती हैं कि बिजली का बिल ज्यादा आ गया, कम आ जी जी गया, नहीं आ रही, कट गई। अच्छा, और वो असल बात ये है कि लोगों को रिलीफ जो है वो तब मिलेगा जब ये इदारे हकीकी मानों में अवाम की खिदमत करेंगे, और ना कि उन पर अफसर शाही या अफसरी करेंगे। ये जो अफसरी का कल्चर है ना पाकिस्तान में, ये खत्म होना चाहिए, और यही लिंक्ड है रियासत मदीना के असूल से। जहां तक रियासत मदीना का ताल्लुक है, अगर सिटीजन मुझे अच्छी पोर्टल का भी आज प्राइम तरह मिनिस्टर मेरा साहब ने मकसद जिक्र किया। है रजा, आपकी मैं बात कर रहा वो हूं, सॉरी। मुझे सिटीजन जो आपने पीएम का बहुत पोर्टल ही से जगह बहुत सी इसका शिकायत जिक्र इन्हीं इदारों के पहले खिलाफ भी कर होती दिया हैं। है, और उसमें वो हमेशा एक इस्लामी फलाही रियासत के तस्वुर की बात करते रहे हैं। यानी कि जो वेलफेयर स्टेट का एक जो मॉडल है, जैसे कि ये स्कैंडिनेविया के ममालिक में राइज है, अगरचे कि वो इस्लामी तो नहीं है, सिर्फ वेलफेयर स्टेट्स हैं। तो चूंकि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, तो यहाँ पे होगा तो फिर वो मुस्लिम वेलफेयर स्टेट का नमूना बन जाएगी। तो वो उसका हमेशा हवाला देते आए हैं, और वो मेरे ख्याल से, मुझे तो वही कॉन्क्रीट टर्म्स में, यानी कि अगर आपने अमल दरामद करना है रियासत मदीना के तसव्वुर पर, तो फिर ये वही मॉडल बचता है कि एक ऐसी रियासत जिसे वो कहा जाता है कि रियासत होगी माँ के जैसी, जी जो अपने शहरियों को का तहफ़्फ़ुज़ करे, उनकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करे, एक ऐसी माशी इन्वायरमेंट बनाए जहां लोगों को रोजगार मिले, जहां लोगों का जो है ख्याल जो है हर तरीके से किया जाए। तो मेरे नजदीक तो वही है तस्वुर है रियासत मदीना। और दूसरा उसका पहलू जो निकलता है वो मजहबी हम आहंगी जो होती है, या मुख्तलिफ माशरे में जो तबकात, मुख्तलिफ ग्रुप्स, मुख्तलिफ कम्युनिटीज वो आपस में कैसे मिलजुल कर पुरअमन तरीके से रहें। जैसे कि हमारे यहाँ सुलह हुदैबिया का जिक्र किया जाता है बार बार, हमारी इस्लामी तारीख का बड़ा सुनहरा बाब है जी वो। तो इस तरह की जो जो चीजें हैं वो उनकी जरूरत है। और अगर उनका ये विजन जो है, ये और उन्होंने सही कहा, ये प्रोसेस है, ये कोई 1 साल 2 साल में तो नहीं होता। इसके लिए तो शायद आपको दहाइयां दरकार होती हैं, कम से कम कोई भी आप इंस्टीट्यूशनल इस्लाहात लाएं, किसी इदारों में इस्लाहात लाने के लिए 8 से 10 साल तो कहीं नहीं गए। मगर हैविंग सेड दैट, उसका आगाज जो है वो होता नजर आना दिखाई चाहिए, होते हुए दिखाई देना चाहिए। तो बिल्कुल सही। उसमें जो सबसे अहम बात है वो है कि पाकिस्तान की एक और पेचीदगी है कि ये एक फेडरल रियासत है। जी सही वजीर आजम सही। साहब चाहे जितना भी चाहें, उनकी जितनी भी अच्छी इंटेंट हो, इम्प्लीमेंटेशन तो सूबों ने करनी है, क्योंकि 18th अमेंडमेंट के बाद और उससे पहले भी आइन में बड़ा क्लियर है कि बहुत सी अक्सर अवामी फलाह की जो चीजें हैं वो सूबों के दायरा कार में आती हैं। तो इसलिए जैसे मुश्तरका मफादात की काउंसिल है, बैन सूबाई राब्ते की मिनिस्ट्री है, ये उनको एक्टिवेट करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला है कि मुश्तरका मफादात की जो काउंसिल है उसका इजलास नहीं होता है। और पिछली गवर्नमेंट में तो मेरे ख्याल से एक ही बार हुआ था, या 2 बार जी हुआ होगा मैक्सिमम। होता ही नहीं है, जो कि एक आईनी फोरम है जहां पे मरकज और सूबे मिलकर पॉलिसी के अमूर के ऊपर फैसले करते हैं, और मरकज जो है वो सूबों को कायल करता है, सूबे मरकज को कायल करते हैं।
तो अभी जो भी आपने करना है आपको उसी कॉन्टेक्स्ट में करना होगा। और ये लोगों को इसका शऊर देना जरूरी है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि ऊपर एक बैठा हो, वो आपको पता ना हमारे मिजाज में वही है पुराना के अदले जहांगीर की घंटी या एक नेक रहमदिल बादशाह की कहानियां हम ठीक बचपन में पढ़ते हैं। ठीक वो बातें ठीक हैं, वो हमारी है, हमारी फोक लोर का हिस्सा है। मगर ये तो एक जदीद दौर में हम रह रहे हैं, ठीक कह रहे 21वीं हैं। सदी में रह रहे हैं। एक आइन के तहत पाकिस्तान चल रहा है, तो उसमें सूबों के साथ जो है, और अच्छी बात यह कि इस वक्त 3 सूबों में तो पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो इसलिए इतना सिंध में मसला हो सकता है, वहां पे चूंकि सियासी इख्तलाफात होंगे तो वो थोड़ी सी शायद बार्गेनिंग और ये वो करनी पड़े। लेकिन बाकी 3 सूबों में तो इसके ऊपर बिल्कुल अमल दरामद किया जा सकता है। तो मैंने, चूंकि आपका सॉरी मैंने ज्यादा वक्त ले लिया, तो मैं सिर्फ उसकी रियासत मदीना के जो जदीद तस्वुर के खदोखाल हैं, मैं उनको वाजे करना चाहता था कि वो ठीक। आज के 2021 में वो क्यों कर और कैसे इंप्लीमेंट हो सकते हैं। बहुत जी। आप क्या कहेंगे जी, इस यही अच्छा, सवाल आपको भी पूछा है। दो रियासत तीन मदीना। हाँ, रियासत मदीना का जब ये बात कर रहे थे ना, देखिए हमारा दो मामला है। एक रियासत मदीना का एक स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट है, जी जी। एक पॉलिटिकल और एक अर्थली कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन आती है, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस आते हैं और प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आता है और प्रिंसिपल ऑफ राइट्स आते हैं, ठीक है। उसकी एग्जाम्पल है मिसाक मदीना, द चार्टर ऑफ मदीना। अगर आप देख लें तो उससे बड़ा, ख़ासतौर पे हमारे यहाँ लिबरल तबके को ये मसला होता है ना कि जो मदीना है उससे मज़हब जुड़ा हुआ है और कहीं से कोई शरीयत की बात आ रही। मेरे ख्याल में उसके अंदर जितना ट्रांसपेरेंटली एक टॉलरेंट कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता था, जो 1400 साल पहले आया है, भाई मौजज़ा है, उससे पहले कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, राइट। और उसके अंदर तो प्रॉफिट ने, मतलब जब उसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसको फाइनलाइज कर रहे थे और यहूदी जो वहाँ के शहरी थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कुछ, तो उन्होंने खुद उसके अंदर अमेंड कर दिया, राइट। इतनी टॉलरेंस। अच्छा, गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं और जो इगैलिटेरियनिज्म के या बराबरी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मेरे ख्याल में बहुत ही इफेक्टिवली आपके सामने क्लियर हो गए। और ये सही बात है वज़ीर आज़म साहब ने जो कही, और वो ये है कि ये प्रोसेस है, ये बार बार करना पड़ेगा और उसके अंदर सेटबैक्स भी आते हैं। अगर आपने किसी भी प्रिंसिपल को पिक अ लेन, राइट, अगर आप चल पड़े तो आप चीज़ों को रिफॉर्म बहुत तेज़ी से कर सकते हैं। मैं रज़ा साहब से बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ, अच्छा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने स्टार्ट में कहा ना कि जी माल पटवार की बात की, उन्होंने ओम्बड्समैन की बात की, और फिर मैं सोच रहा था उस वक़्त कि हमारे यहाँ जो न्यूआंसेस हैं, जो सतह हैं ताकत की, उसको भी तो देखना ज़रूरी है। सूबों की इन्होंने बात की कि जो खासतौर पे उनकी एक मीटिंग्स होनी चाहिए, मुश्तरका मफाद, राब्ता जो हमारी वजारत है उसका ज्यादा रोल होना चाहिए। हमारा मसला ये है, अनवार साहब, जब 18वीं तरमीम आई तो उस वक्त प्रोविंशियल ऑटोनॉमी तो कर दी गई, लेकिन आइडिया था कि ताकत को मजीद नीचे मुंतकिल किया जाएगा। उसके ऊपर पहरादार बन के हमारी पुरानी पार्टियां बैठ गईं और उन्होंने वहां पे एम्पावरमेंट नहीं होने दी। अब आपकी जमहूरियत का एक हिस्सा मिसिंग है। आई एम ग्रेटफुल के पीएम वाज टॉकिंग अबाउट इट, आई एम ग्रेटफुल के सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका नोटिस लिया हुआ है मामले का। लेकिन ये बताएं, जो अपने आप को कस्टोडियन ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं और कहते हैं कि हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया था, उन्होंने पिछले इतने सालों में क्यों नहीं ये काम किया, राइट। अच्छा, जो मामला है इस प्राइम मिनिस्टर की, 2-3 चीज़ें जो है जो मुझे वाकई टच करती हैं। आई फील के एक तो है नीयत, और हर बंदे को पता है कि पीएम ने ना तो कोई माल बनाना है, ना कोई अपने पर्सनल उसके बेनिफिट के लिए काम करना है। दूसरा, मैं सोच रहा था वज़ीर आज़मों की वो पूरी लिस्ट निकाली मैंने भुट्टो साहब के बाद, और मैंने सोचा कि मोहतरमा को एक एग्जाम्पल थी जो शायद कैरिज्मेटिक थी, बाकी कोई पीएम कैरिज्मेटिक नहीं आया आपके मुल्क में, ठीक है। भुट्टो साहब थे, फिर वो थे, ये प्राइम मिनिस्टर कैरिज्मेटिक भी है। तो इसका मतलब ये है कि नीयत साफ हो, कैरिज्मेटिक हो, लर्निंग कर्व मौजूद हो, और फिर जो रिफॉर्म के लिए जज्बा मौजूद हो, तो बहुत कुछ हो सकता है। दैट्स व्हाई आई से कि ये जो आज विंडो क्रिएट हुई है जिसके अंदर अवाम डायरेक्ट पीएम से बात कर सके, इसको एक्सपैंड करना चाहिए, इसको ज्यादा तेजी से बढ़ाना चाहिए, बार बार हो, पीरियडिकली, और इससे इम्पैक्ट बहुत होगा। एक तो ये है कि ऑनेस्टली हमने दरमियान में एंकरों ने ना अपनी अजारादारी बना ली है कि पीएम के सामने हम बैठेंगे, वो बात ये करने लगेंगे, हम घुमा के उधर ले जाएंगे।
पीएम साहब मेरे बगैर भी आ जाएं तो मुझसे ज़्यादा रेटिंग ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो इम्पैक्ट है ऑन टेलीविज़न और अवेयरनेस, ये याद रखें कि वो मुस्तफ़ा कमाल पाशा का कहा जाता है कि उसने बड़ा रिफॉर्म किया, ज़बान चेंज कर दी। जर्नल होते हुए वो अपनी जीप में क्या रखता था, ब्लैक बोर्ड रख के गाँव-गाँव जाता था और जाके खुद पढ़ाता था, ठीक है, हुक्मरान होते हुए। हमारे यहाँ आजकल टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी आसान कर दी है। द पीएम कैन रियली एम्पावर पीपल थ्रू हिज थॉट्स एंड सवाल ये कि कम्युनिकेशन। आप पीएम का कह रहे हैं, बिल्कुल एक शख्सियत है, करिश्माती शख्सियत है। पीएम के साथ एक अच्छी टीम का होना, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये भी उनका हमेशा से मानना और कहना है कि एज ए कैप्टन मैं बड़ी बेहतरीन टीम सेलेक्ट करता रहा हूँ क्रिकेट के हवाले से। जी। एक अच्छी टीम का होना, जो बात कर रहे थे रज़ा रूमी भी और पिछले सेगमेंट में भी हुआ कि जो मुंतखब उनके अफराद हैं, जो उनकी टीम है, जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट को भी बहुत समझते हैं, अवामी नफ्स भी उनका हाथ होता है, और एक होते हैं टेक्नोक्रेट्स। ठीक है। पीएम की ऐसी टीम जो उनकी जहन में सोच है उसको अमली जामा पहनाए, वो भी बड़ा जरूरी है। अच्छा, बड़ी मजेदार बात सिंगल है। हैंडेडली तो नहीं कर सकेंगे ना हर काम। बिल्कुल सही है, आई एम टोटली विद यू। लेकिन उसके दो बयानिया तो बना लेंगे। नहीं, लेकिन उसके दो मामलात हैं। देखें, एक तो हमारे मुल्क के अंदर 1947 से एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है, एक टेक्नोक्रेट और दूसरी पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान। हम कहते हैं कि पसंद कौन सा आता है हमें, अमरीकी सिस्टम, जहाँ प्रेसिडेंट आता है इलेक्ट होकर और वो सारी टीम को अपने हाथ से चुनता है, पार्लियामेंट शार्लियामेंट का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन हमने अपने मुल्क के लिए, क्योंकि हम एक बड़ा डाइवर्स मुल्क हैं, हमने अपने मुल्क के लिए पार्लियामानी वेस्टमिंस्टर वो डेमोक्रेसी रखी। उसमें होता है कि आप पार्लियामेंट बनाएंगे, आप अवाम, हम अवाम, जी। और उसके बाद वजीर आजम को बनाएगा वो पार्लियामेंट, फिर वजीर आजम उस पार्लियामेंट से चुनेंगे। उसके अंदर टेक्नोक्रेट्स तो नहीं हो सकते। टेक्नोक्रेट आपको बाहर से ऐड करने पड़ेंगे और साथ ब्यूरोक्रेसी लगी हुई है जिसको रिफॉर्म आपने 1947 से किया नहीं, ठीक है। अब इस तमाम सारी चीज़ों को चेंज करने के लिए सबसे पहला तो एक काम करना पड़ेगा, अगले इलेक्शन हो ना, अगर वजीर आजम की बात वाकई दिल को अच्छी लगती है तो बराए मेहरबानी 2/3 मेजॉरिटी देना, ताकि वो अपनी मर्जी की टीम भी बनाए और रिफॉर्म भी कर सके। ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, मैं ये भी आप दोनों से जानना चाहूंगा, स्टार्टिंग विद रज़ा रूमी, इस्लामोफोबिया में भी सवालात हुए थे, क्योंकि आप बाहर भी रहते हैं, आपका उस वाले से एक्सपोजर भी काफ़ी है। सर, ये इस्लामोफोबिया का मुकाबला कैसे किया जा सकता है? जाहिर सी बात है, एक इस्लाम की एक मनफी पहलू को दिखाया जाता है इन अ वेरी डार्क लाइट, फिर रिएक्शन आता है, रिएक्शन भी जारियाना होता है बसा औकात, और फिर दोबारा जिसे कहते हैं डबल डाउन ट्रेजेडी ये हो जाती है कि जो विक्टिम है उन्हीं के खिलाफ सारी बात हो रही होती है। प्राइम मिनिस्टर साहब से जब ये सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तो जो फ्रेंच प्रेसिडेंट की गुफ्तगू और उनके इकदाम के बाद तमाम मुसलमान जो सरबराहों ने खत भी लिखा था, तो उनका ये कहना था कि एक उन्होंने इस पर गुफ्तगू की खुलकर, और एक टर्की के प्रेसिडेंट ने इस पे, तैयब अर्दोआन साहब ने खुल के बात की थी। सर, इसका मुकाबला करने के लिए क्या मुस्लिम सरबराहान का कोई स्पेशल इजलास हो, कोई ऐसा काउंटर बयानिया हमारी जानिब से आए ताकि ये जो इस्लामी फोबिया के वाकयात हैं इनमें कमी वाक़ हो सके? रजा, देखिए, बिल्कुल इस्लामोफोबिया एक तल्ख हकीकत है आज के अहद की, और वो एक ऐसा मसला है कि जो मगरिब में, खुसूसन मगरबी यूरोप में और बड़ी हद तक अब अमेरिका में भी वो वायरस जो है ये फैल रहा है। तो कोविड-19 है, तो ये मेरे ख्याल से ये भी एक कोविड की तरह का मौलिक वायरस है जो कि मीडिया के जरिए, खुसूसन मगरबी मीडिया के जरिए फैला है। और ये कोल्ड वॉर के खात्मे के बाद इसमें मजीद शिद्दत आई है, जब एक नए दुश्मन की तलाश थी मगरिब को सोवियत यूनियन की शिकस्त के बाद। जी। तो उसमें जाहिर बात है कि जो मुसलमान ममालिक हैं, खुसूसन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज और पाकिस्तान की तरह की मिडिल पावर्स जो हैं, उनका एक रोल बनता है कि वो ना सिर्फ इसके खिलाफ पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करें, बल्कि वो मुस्लिम दुनिया के अंदर भी लोगों को मुनज़्ज़म करें और ओपिनियन को मुनज़्ज़म करें। अब मसला ये कि ये किसी एक मुल्क या किसी एक लीडर की वजह से नहीं हो सकता। वो हमारे यहाँ है, शायद जैसे मैंने आपको कहा था ना, अतले जहांगीर की तरह की माइथोलॉजी है, तो शायद ये भी हो कि उनका ये ख्याल है कि कोई एक लीडर उठ के महातिर या इमरान खान वो दुनिया को ललकारेंगे, आंखें दिखाएंगे। ऐसा नहीं होता। आज की दुनिया जो है वो माशी कुवत और माशी ताकत की दुनिया है। आपने चीन की राइस को देखा है, जी। जिसके पास अच्छी मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्टिविटी है, तिजारत है, फॉरेन रिजर्व्स हैं, वो आगे है और बाकी लोग पीछे हैं।
और मुसलमान दुनिया का दूसरा बड़ा मसला है कि ये बटे हुए हैं आपस में, फिरकेबाजियां भी हैं और ग्रुप बाजियां भी हैं। आपने देखा कि महातिर मोहम्मद और तुर्की और मलेशिया जो है मिलकर एक अलायंस बनाना जी। चाह रहे थे, और सऊदी अरेबिया को वो पसंद नहीं आ रहा था, फिर उस पर भी हुआ झगड़ा वगैरह। हकीकत की जो बात है कि ओआईसी का प्लेटफॉर्म जो है वो इतना नाकारा हो चुका है, ये असल में तो वहां होना चाहिए, और वहां पे बिल्कुल पाकिस्तान एक लीडर की हैसियत रखता है और एक रोल अदा कर सकता है, और यकीन वजीर आजम साहब का इनपुट उसमें बहुत जरूरी होगा। दूसरा फोरम अक़वाम मुत्तहिदा है, जहां पे पाकिस्तान का अच्छा असर रसूख भी है, और जो है वहां पे हमारी से भी है। तो असल बात है कि ये सारी चीजें हैं हमारी डिप्लोमेसी की और हमारी खारिजा पॉलिसी के महाज के ऊपर की तरह। वहां भी हमारे बहुत सारे सुकम और नकाइस हैं जिनके ऊपर हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। और सबसे अहम चीज तो इस वक्त जो है वो मीडिया को मुनज़्ज़म करना और आलमी मीडिया को इन्फ्लुएंस करना, वो बहुत जरूरी है। तो लेकिन मैं इससे पहले कि ये बात खत्म हो, मैं पिछला जो सेगमेंट था, मैं फरूक की बातें सुन रहा था। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। आई एम सॉरी कि मैं टॉपिक से आपके अभी सेगमेंट से डाइग्रेस कर रहा हूँ, कि देखिए पिछली हुकूमतों ने जो जो किया सो किया, और यकीनन यही वजह है ना कि वो इलेक्शन में उनको नहीं जी। पजीराई मिली, या इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत है। तो अब जो मौजूदा हुकूमत है उसको तो आए हुए 2.5 साल से ज्यादा हो गए ना। तो अब लोकल गवर्नमेंट को लगाना और उसको उसके इंतखाबात करने, उसको सेट करना अब मौजूदा गवर्नमेंट का फर्ज है। बस ये इतना सा एक पॉइंट था। चलें, ठीक अच्छा है। इस्लामोफोबिया। इनकी बिल्कुल अच्छा, करता अभी हूं। पहले सेगमेंट के हाँ, बाद नहीं, इनकी बात का आखिरी बात का जवाब दे दो। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें टाइमलाइन देख लें लोकल गवर्नमेंट की, ठीक है। 1 साल और 8 महीने पहले तो वो ख़त्म हुई है, लैप्स हुई है, राइट। पहले हुकूमत थी, लेकिन अब उनको हटाते थे तो नून और दूसरी पार्टियां शोर मचाती थी कि हमारे निज़ाम को आपने वो कर दिया, क्योंकि मेजॉरिटी हमारी है। अब जाके और बीच में आ गया कोविड, ठीक है। और दिस इज अ वेरी रियलिस्टिक एनालिसिस के जो है कोविड भी आ गया, उसके अंदर हमारे बच्चे स्कूल नहीं गए अभी तक, कल जाएंगे। आज से खुले। मेरे आज बच्चे खुले। तो कल से अच्छा, जाएंगे। आपका ग्रुप दूसरा होगा हाँ, बच्चे का। ग्रुप है, हाँ जी। लेकिन मतलब रियलिस्टिकली ये है, बट ही इज राइट। मेरे ख्याल में जितनी भी अकाउंटेबिलिटी है वो सबके लिए है, और ये मैं नहीं कह रहा, Across the board। मैं पिछली हुकूमतों का इसलिए कहता हूं कि उनकी पार्टियां अभी भी पार्लियामेंट में बैठी हैं। सेंट्रल हुक्मरान है। और सुने, 4 महीने से पहले 4 महीने इन्होंने कमेटियां नहीं बनने दी कि शहबाज शरीफ को उठाओ और लीडर ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पीएससी का चेयरमैन PSC का बनाओ। उसके बाद वन फाइन, अच्छा, फिर वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बनते हैं, क्या करते हैं, पहले सबसे उनके ऊपर केस किसका है, नैब का, नैब को तलब करते हैं, और उसके बाद वन फाइन मॉर्निंग ही डिसाइड्स ही डजंट वांट इट एनी मोर, छोड़ते हैं और चले जाते हैं। जरा सोचें कि इस तरह की चीजें, इस्लामोफोबिया, मैं इसलिए कहता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैं सब्जेक्ट है। इस्लामोफोबिया का मेरे ख्याल में जो वजीर आजम साहब ने बात की, और जो हमारा मुशाहिदा है खासतौर पर रजा साहब का, रजा साहब तो खुद विक्टिम है। मगरब में जो रेसिज्म बढ़ा है तो उससे इनको भी अच्छा खासा फेस करना पड़ा है, लेकिन इसको जरा अनपैक करें। वजीर आजम की ये इस्तदलाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों ने पिछले कई जो दहाइयाँ हैं, कहते हैं 1989 वो हाँ, सलमान 89 में रुश्दी जो सलमान गुस्ताख है, रुश्दी उसके का, बाद से हाँ जी, हमने कई दहाइयाँ रिएक्शन या जज्बाती होने में लगाई है, दुनिया को बताने में नहीं लगाई कि हमारे जज्बात क्यों मजरूह हो रहे हैं, आपकी वैल्यूज से हमारी वैल्यूज कैसे डिफरेंट है, हमारे मजहब के अंदर ये कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे होना चाहिए। और वजीर आजम ने यह भी बताया कि उन्होंने OIC में पहले उठाई बात, फिर उन्होंने UN में, और रिमेंबर दैट ब्रिलियंट स्पीच जो उन्होंने जाके दिया और जिसमें डिटेल किया, और फिर उन्होंने कहा कि अभी रिसेंटली भी जब फ्रांस का वाकया हुआ तो उन्होंने लेटर लिखे तमाम OIC के लीडर्स को। लेकिन रिएक्शन क्या है? हाँ, बात सवाल ये तो ना, ये है। वो कहते हैं कि है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। और अभी इन्होंने बात की थी रजा साहब ने कि इकानमी जो है वो इट प्लेज वेरी बिग रोल। सऊदी अरब के पास जितने पैसे हैं, ईरान के पास जितना तेल है, अच्छा UAE का जितना इन्फ्लुएंस है, अगर इनको मिलाना शुरू करें तो इंडिया से लेके अमेरिका तक किसी का परिंदा पर नहीं मार सकता, राइट। इनको थोड़ा सा एहसास दिलाने की ज़रूरत है अपने मुसलमान बहनों भाइयों को, और अगर वज़ीर आज़म वाकई ये करते रहे तो मेरे ख्याल में उसका इम्पैक्ट होगा। एक बात ज़रूर कह दूँ, हमारे यहाँ एक लफ्ज़ जो है ना वो बहुत चलता रहा है, और उसको कहते हैं तौहीन रसालत, राइट।
मैं दरख्वास्त करूं कि तौहीन रसालत बिल्कुल बेमानी वर्ड है। उसकी वजह नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल उस सूरज की है जिसको कोई किसी तरह हर्ट नहीं कर सकता है। तो ये टर्म ही नहीं इस्तेमाल होनी चाहिए मेरे ख्याल में, राइट। कोई बंदा तौहीन कर ही नहीं सकता, बिल्कुल। उसकी वजह यह है लेकिन कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर कोई करे तो फिर जाहिर नहीं, बात है अगर उसके कोई खिलाफ करेगा तो वो अपनी अक्ल का मजाक उड़ाएगा। मैं सूरज की तरफ थूकूं तो लेकिन मेरे मुंह आपको पे पता आता है। लेकिन फरोज में जज्बात जो है ना वो नहीं शामिल नहीं, हो बिल्कुल जाते हैं है। और और फिर मैं यही कोई कह रहा हूं ना, मुसलमान जो है ना वो पीछे नहीं बैठता। दवा भी करें और समझे भी सही। ठीक है। और मैं सिर्फ टर्म का कह रहा हूं, इसको तौहीन मजहब कह दें तो ज्यादा बेहतर है। लास्ट वर्ड क्या कहेंगे सर? वाइंड अप करनी है हमने डिबेट को। रजा भाई। जी जनाब, मैं यही कहूंगा, वही शायद मैंने पहले भी कह दिया हो कि अच्छे जो इक़दामात हैं उनको एक्नॉलेज करना चाहिए, ठीक। मगर साथ में ये भी कहना जरूरी बनता है, और मेरा तो चूंकि एक जो फर्ज है वो एक आज़ाद और गैर जानिबदार मुबस्सिर के तौर पर, कि इस तरह के जो इक़दामात हैं उनके बढ़ावे की जरूरत है और ठीक। वो यहीं पे खत्म नहीं हो जाने चाहिए, क्योंकि ये पहले भी हुआ था। जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि एक जमाने में एक और वजीर आजम हुआ करते थे, उन्होंने भी यही फोन कॉल्स का सिलसिला किया जी। था। तो एक तो वो फिर बाद में बात वो खत्म हो जाती है। एक तो ये इसको सस्टेन करने की जरूरत होती है, यानी कि आपने एक ठीक। बीड़ा उठाया तो उसको मुस्तकिल बुनियादों पे किया जाए और हर लेवल पे किया जाए, सूबाई और लोकल लेवल के ऊपर भी, ताकि लोगों को ये लगे कि वाकई ही में एक ऐसी गवर्नमेंट इस वक्त गवर्न कर रही है जो लोगों की मसाइल और तकालीफ का अजाला करने में दिलचस्पी रखती है, उनसे करीब है और उनकी आवाज के ऊपर कार्रवाई भी करती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी रज़ा उर्मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। फ़र्क पतावी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये हमारा आज का स्पेशल शो था और एंड में जो रज़ा उर्मी ने बात की, बहुत अच्छी बात की कि ये सिलसिला जारी रहे और तमाम ही हमारे डिस्कशंस की राय है कि ये जितना तवातर से होगा, तसलसल से होगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब भी आगाह रहेंगे कि अवाम के क्या मसाइल हैं, क्या तरजीहात हैं। उनके पास और भी सोर्सेज है, लेकिन एक डायरेक्ट सोर्स होता है फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। लोग वज़ीर-ए-आज़म साहब को सुनेंगे और फिर मेरे ख्याल में जो नीचे का तबका है, जो प्राइम मिनिस्टर की नीचे की टीम है, वो भी इसे ज़रूर सबक हासिल करके वो भी कोई ऐसा कोई इंतज़ाम करेंगे कि वहाँ पर भी दो तरफ़ा कम्युनिकेशन हो, ताकि जो लोगों के मसाइल हैं जमहूरी हुकूमत में, उनके हल की तरफ हतमी पेशरफ्त हो। हमारी ये जो काविश 2 घंटों की हमारा स्पेशल शो था, ये आपको कैसा लगा? फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय से मुझे ज़रूर नवाजिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहे, सेहत रही। आपसे मुलाकात होगी कल रात 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह नेगेबान।